गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं जया सिंह। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th में भारत और समकालीन विश्व का चौथा अध्याय, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग, पढ़ाऊँगी और बताऊँगी कि औद्योगिकरण क्या होता है। औद्योगिकरण किसे कहते हैं? बच्चों, आइए हम इसकी चर्चा आपसे करते हैं। औद्योगिकरण सामान्यतः जो फैक्ट्रियों में उत्पादन किया जाने लगा उसी को कहा गया, और एक सरल शब्दों में हम इस तरह इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि औद्योगिकरण से तात्पर्य बड़े बड़े उद्योगों के विकास तथा छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के स्थानों पर बड़े पैमाने की मशीनों की व्यवस्था से है। यानी उत्पादन जो है मशीनों के द्वारा किया जाने लगा था। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत लोग पुरानी पद्धतियों को त्याग देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कपड़ा ही बुनने के लिए चरखे का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब क्या है, अब मशीनों के माध्यम से कपड़े तैयार किए जाते हैं। मशीनों के द्वारा उत्पादन अधिक सरल और आसान हो गया है। बच्चों, इस चित्र को देखिए। ये चित्र डॉन ऑफ द सेंचुरी के नाम से प्रसिद्ध है और इसको E.T. पॉल नामक म्यूज़िक कंपनी ने बनाया था। इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक औरत की तस्वीर बनी हुई है और इस औरत को एक देवी माना गया है। देवी के हाथ में नई शताब्दी का झंडा है और ये झंडा प्रगति के फरिश्ते के रूप में दिखाई गया है। इनका एक पांव पंखों वाले पहिए पर टिका है, जो समय का प्रतीक है। उनकी उड़ान भविष्य की ओर है। उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं, और वो उन्नति के चिन्ह क्या क्या हैं देखिए। रेलवे है, कैमरा, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। बच्चों, ये चित्र नई सदी के उदय से संबंधित माना गया था और यह उस समय औद्योगिकरण की औद्योगिक क्रांति से पूर्व। बच्चों, हम औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति के बारे में जानेंगे और इस काल को आदि औद्योगिकरण का काल कहा गया। आदि इसलिए कहा गया, आदि का अर्थ है किसी भी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था। यानी औद्योगिकरण से पहले जो आदि औद्योगिकरण काल था उसमें किस तरह की व्यवस्था थी। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस काल में उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांव की तरफ गए। वे किसानों और कारीगरों को पैसा देकर उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाने लगे थे। उस समय विश्व व्यापार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ने लगी थी। उपनिवेशों की स्थापना हो रही थी, वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी थी, और इस मांग को केवल शहरों से पूरा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि शहरों में शिल्प और व्यापार मंडल बहुत शक्तिशाली थे। इनके ऊपर शासक का भी पूरा नियंत्रण रहता था। ये उत्पादकों के संगठन होते थे जिन्हें गिल्ड्स कहा गया। इनसे जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादक पर नियंत्रण भी रखते थे, उनका मूल्य तय करना और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। एक तरीके से देखा जाए तो जो नए व्यापारी थे वे शहरों में अपना व्यापार शुरू नहीं कर सकते थे, और अगर वो उनको शुरू करना भी हो तो उन्हें गिल्ड से, जो संगठन बने हुए थे, उनसे अनुमति लेना आवश्यक होता था। गांव में किसानों की स्थिति थोड़ी नाजुक थी। उस समय खुले खेत की प्रणाली ख़त्म हो चुकी थी। खुले खेत वे माने जाते थे जहाँ पर किसी के भी खेत में कोई भी जाकर अपनी फसल उगाता था, लेकिन औद्योगिकरण से पहले ये प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोग रोजी रोटी के लिए परेशान थे, बेरोजगार थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी, नए नए आय के स्रोत ढूंढ रहे थे। तो जब नए व्यापारियों को शहरों में कारोबार नहीं मिला तो वे गाँवों की तरफ जाने लगे, और जब ये गांव में गए तो उन्होंने माल पैदा करने के लिए गरीब किसानों को
पेशगी दी। किसान तुरंत तैयार हो गए क्योंकि उनकी ज़रूरत भी थी, और इस आदि औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने पूरे परिवार के आय में बड़ा सहारा दिया था। एक तरीके से जो गरीब किसान जूझ रहे थे, उनको इस पेशगी ने बहुत राहत पहुंचाई थी। इस व्यवस्था से शहरों और गांवों के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ था। इस व्यवस्था ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया था किसानों को, और यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यावसायिक आदान प्रदान का हिस्सा भी बनी। इस पर सौदागरों का नियंत्रण रहता था और वस्तुओं का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में हुआ करता था। कारखानों का उदय यानी फैक्ट्रियों का उदय, कि किस तरह से फैक्ट्रियां अस्तित्व में आईं। बच्चों, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुलने लगे थे, लेकिन उनकी संख्या 18वीं सदी में तेज़ी से बढ़ी। इसमें सबसे प्रमुख उद्योग कपास उद्योग था, और कपास नए युग का प्रतीक माना जाता था। इस समय कई ऐसे आविष्कार भी हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को बढ़ावा दिया। इन आविष्कारों से प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागे व रेशों का उत्पादन होने लगा था। इसी में रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। इस मिल की स्थापना के बाद लोग मशीनें खरीदकर कारखानों में लगाने लगे, और कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थीं। कारखाने बहुत विशाल हुआ करते थे और ये नई प्रौद्योगिकी से बने होते थे, जिन्हें देखकर लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं। बच्चों, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये फैक्ट्री का ही चित्र है जो रात के अंधेरे में लिया गया है, और इसके अंदर लाइट जल रही है। जिस तरह से मिलों की स्थापना हो रही थी, उससे ये पता लगाना मुश्किल हो रहा था कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार क्या है। इसी के तहत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा मैं आपसे करूंगी। देखिए, पहला है कि सूती और कपास उद्योग 1840 ईस्वी के दशक तक औद्योगिकरण का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका था। लौह और इस्पात उद्योग भी विकसित होने लगे थे। 1840 से 1860 के दशक से इंग्लैंड में रेलवे का विस्तार होने लगा था। 1873 ईस्वी तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य तेज़ी से बढ़ने लगा था। दूसरा स्तर, तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग का बड़ा हिस्सा कारखानों में न होकर घरेलू इकाइयों में होता था। इसका मतलब है कि घर में परिवार के सभी लोग मिलकर काम किया करते थे। ये चित्र आप देख सकते हैं कि इसी एक चित्र में परिवार के सभी सदस्य एक ही काम को मिलकर कर रहे हैं। तीसरा है, परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी। पॉटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। चौथा, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। नई तकनीक महंगी थी, इसलिए सौदागर या व्यापारी जो भी थे, उनका इस्तेमाल बहुत सावधानी से किया करते थे। मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थीं और उनकी मरम्मत पर काफ़ी खर्चा भी आता था, इसलिए सौदागरों द्वारा बहुत सावधानी बरता जाता था। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताना चाहूँगी कि जेम्स वॉट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार करके 1871 में इस इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया था, पर सालों तक कोई खरीदार इन्हें नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे, आप सोच सकते हैं, और उनमें से कुछ सूती, कुछ ऊनी और बाकी खनन
और नहर निर्माण या लौह निर्माण या लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे। किसी भी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय बाद तक भी नहीं हुआ था, यानी मज़दूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति हिचकिचाए। इस तरीके से उत्पादन क्षमता जो है बढ़ाने की संभावना, सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति हिचकिचा रहे थे। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र में आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाने लगते थे। आप इसमें ध्यान से देखिए, 2 लोग लगे हुए हैं और किस तरह से घुमाया जा रहा है। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें हम ये बताएंगे कि औद्योगिकरण के समय ब्रिटेन में श्रमिकों की कमी नहीं थी। वे रोज़गार की तलाश में शहरों की ओर जाते थे क्योंकि गरीबी बहुत थी और बेरोज़गारी थी। कई उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर होती थी। जिन उद्योगों में उत्पादन मौसम के अनुसार घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की जगह मज़दूरों से काम लेना ज़्यादा पसंद करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसी किसी भी मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी जिनके कारण मज़दूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा भी आने वाला हो। हस्तशिल्प उत्पादों का महत्व। बच्चों, बहुत से सामान ऐसे थे जो केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाने के लिए मज़दूरों का ही प्रयोग किया गया था, न कि किसी मशीन का या किसी प्रौद्योगिकी का सहारा लिया गया था। महारानी विक्टोरिया के समय ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी चीज़ों को महत्व देते थे। क्यों? क्योंकि उनकी फिनिशिंग और डिज़ाइन अच्छी होती थी और हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनको एक एक करके बनाया जाता था और मशीन से बनने वाले उत्पादों को उपनिवेशों में निर्यात कर दिया जाता था। अगला टॉपिक है हमारा मज़दूरों की ज़िंदगी। बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मज़दूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई थी। जैसे ही नौकरियों की खबर गांव में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोग शहरों की तरफ निकल पड़े और चूँकि शहर में रोज़गार प्राप्त थे और ज़रूरी नहीं है कि शहर में जाते ही रोज़गार मिल ही जाता था, कई बार हफ्तों इंतज़ार भी करना पड़ता था। इसमें सबसे जो मौसमी रोज़गार करने वाले थे वो ज़्यादा प्रभावित थे। 19वीं सदी तक आते आते उनके वेतन में कुछ सुधार हुआ, लेकिन यह वृद्धि वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से संतुलित थी। 1830 के मंदी में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में 35 से 75% तक पहुंच गई थी। बच्चों, ये चित्र आप देख सकते हैं। ये चित्र में बताया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक वर्क हाउस में रात भर ठहरने के लिए टिकट लेने के लिए लाइन बनाकर इंतज़ार कर रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले और यहाँ वहाँ भटकने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। प्रौद्योगिकी और रोजगार। बेरोजगारी की आशंका के कारण मज़दूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। जब उन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू हो गया तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें इस तरह की मशीनों पर हमला करने लगीं, क्योंकि वो मशीन के आविष्कार के कारण उनसे उत्पादन या उनसे काम कम लिया जाने लगा था। 1840 के दशक के बाद शहरीकरण भी बढ़ने लगा। लोगों के लिए नए नए रोज़गार भी पैदा हो रहे थे। सड़कों को चौड़ा किया जा रहा था, नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे थे, रेलवे लाइनों का भी विस्तार हो रहा था, सुरंगें बनाई गई, जल निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध भी बनाए गए। परिवहन उद्योग में कार्यरत मजदूरों की संख्या 1840 के दशक में दोगुना
और अगले 30 सालों में पुनः दुगना हो गई थी। यानी प्रौद्योगिकी का पूरा प्रभाव रोजगार व्यवस्था पर दिखने लगा था। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। भारत भी ब्रिटेन का एक औपनिवेशिक देश था और यहाँ भी औद्योगिकरण शुरू हो गया था। भारतीय कपड़े का युग। मशीन उद्योग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों की प्रमुखता थी। बच्चों, भारत में पैदा होने वाला कपास बहुत महीन हुआ करता था। आर्मीनियाई और फारसी सौदागर पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया तक यहाँ की वस्तुएं ले जाते थे। उस समय मछलीपट्टनम और हुगली प्रसिद्ध बंदरगाह थे। इस तरह के व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय भी थे। वे उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे और निर्यातकों को माल पहुंचाते थे। लेकिन 1750 तक आते आते यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने से उन्होंने व्यापार पर अधिकार बढ़ा लिया था। सूरत और हुगली बंदरगाह उस समय कमज़ोर पड़ गए और मुंबई और कोलकाता जैसे बंदरगाह की स्थिति सुधर रही थी। नए बंदरगाहों के जरिए होने वाला व्यापार यूरोपियों के नियंत्रण में था और यूरोपीय जहाज़ों के जरिए ही ये व्यापार हो रहा था। बहुत सारे पुराने व्यापारी घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे उनके पास भी यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा कोई चारा नहीं था। बुनकरों की स्थिति। बुनकर वे होते हैं जो हमारे कपड़े बनाते थे। भारतीय कपड़ों की भारी मांग यूरोप में थी, इसलिए सभी यूरोपियन कंपनियां कपड़े के निर्यात को विस्तार दे रही थीं। बुने हुए कपड़ों के लिए फ्रांसीसी, डच और पुर्तगालियों के साथ साथ स्थानीय व्यापारियों में भी होड़ लगी रहती थी। बुनकर खूब मोल भाव करके ही सामान बेचते थे और मुनाफा कमा रहे थे। लंदन भेजे गए अपने पत्र में कंपनी के अफसरों ने आपूर्ति और में मुश्किल और ऊंचे दामों का बार बार जिक्र किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के बाद व्यापार पर एकाधिकार के कुछ नियम बनाए। पहला नियम, गुमाश्ता एक कर्मचारी होते थे। कंपनी ने बुनकरों की निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए गए थे। दूसरा है, कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई थी। भारत में मैनचेस्टर का आना। 19वीं सदी में भारतीय कपड़ों का निर्यात घटने लगा क्योंकि इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हो गए थे। वहाँ के उद्योगपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डालकर ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाज़ारों में बेचने का अधिकार ले लिया था। 19वीं सदी के शुरुआती दौर में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय वृद्धि हुई। 1870 के दशक में इंग्लैंड से कपास का आयात भारतीय आयात के मूल्य का 50% से अधिक था। इन सब परिस्थितियों में भारतीय बुनकरों के पास समस्या उत्पन्न हो गई थी। भारतीय बुनकरों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। पहला था कि निर्यात बाजार ढहने के कारण स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगे थे। दूसरा है, कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध थे। तीसरा है, 1860 में अमेरिकी गृह युद्ध के कारण अमेरिका से प्राप्त होने वाली कपास का निर्यात बंद हो गया था और ब्रिटेन भारत पर कच्चा माल निर्यात करने के लिए दबाव डाल रहा था, क्योंकि कच्चे माल की ज़रूरत उस समय ब्रिटेन को थी। कपास उसे नहीं मिल रहा था और उस समय उत्पादन या खपत इतनी बढ़ गई थी कि उस खपत को पूरा करने के लिए वो भारत पर दबाव डाल रहा था। चौथा है, भारतीय बुनकर उच्च कीमत पर कच्चा माल क्रय करने के लिए मजबूर हो गए थे क्योंकि ब्रिटिश सरकार का उनके ऊपर दबाव पड़ रहा था। फैक्ट्रियों का आना। 19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई थी क्योंकि भारत में भी फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी थी। मुंबई में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी और 1856 से उसमें उत्पादन शुरू हो गया। 1862 तक वहाँ 4 मिलें काम कर रही थी।
इसी तरह बंगाल में 1855 में जूट मिलें खुल गई थीं। मद्रास में भी 1874 तक पहली कताई बुनाई मिल खुल गई थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ये सारे उद्योग भारतीय उद्यमियों ने स्थापित किए थे। प्रारंभिक उद्यमी बच्चों, देश के विभिन्न भागों में तरह तरह के लोग उद्योग लगा रहे थे। उसी में एक नाम है द्वारकानाथ टैगोर जी का। इन्होंने 1830 से 40 के दशक में 6 संयुक्त स्टॉक कंपनियों की स्थापना की। ये चित्र आप देख रहे हैं, ये द्वारकानाथ टैगोर जी का ही है। इन्होंने बंगाल में चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया था और उस पैसे का उद्योगों में निवेश भी किया था। इसी के क्रम में वर्ष 1912 में जमशेदपुर में जे.एन. टाटा ने भारत में पहला लौह और इस्पात संयंत्र का निर्माण किया। भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग कपड़ा उद्योग के काफ़ी बाद शुरू हुआ था। आज भी ये संयंत्र जमशेदपुर में स्थित है। जैसे जैसे भारतीय उद्यमियों ने फैक्ट्रियों की स्थापना करना शुरू कर दी, भारतीयों पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता चला गया। ब्रिटिश सरकार ने व्यापार पर पूरा नियंत्रण करके उनकी शक्तियों को सीमित कर दिया। भारतीय सिर्फ कच्चा माल, अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील ही निर्यात कर सकते थे। बच्चों, इस तरीके से भारतीयों को पूरी तरह नियंत्रित कर दिया गया और उनके ऊपर ज़बरदस्ती नियम कानून थोपे गए थे। ये अंग्रेज़ों की ज़रूरत भी थी। प्रथम विश्व युद्ध तक यूरोपियों ने भारतीय उद्योगों को नियंत्रित कर दिया। बच्चों, अगला टॉपिक है मज़दूर कहाँ से आए। जब फैक्ट्रियों की स्थापना होने लगी और श्रम की मांग बढ़ने लगी तो सबसे पहले ये हुआ कि इन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए मज़दूर कहाँ से लाया जाए। लेकिन उस समय बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी भी थी। तो जब लोगों को पता चला कि शहरों में रोज़गार मिल रहा है या कारखाने खुल गए हैं, तो गाँवों से लोग झुंड के झुंड उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए निकल पड़े। उदाहरण के लिए संयुक्त प्रांत, जो हमारा आज का अवध प्रांत है, यहाँ से लोग मुंबई और कोलकाता में काम करने के लिए जाने लगे, जहाँ पर काम करने की परिस्थितियाँ सरल नहीं। इसी में उद्योगपतियों ने नए मज़दूरों की भर्ती के लिए जॉबर रख लिया था। बच्चों, नया शब्द है जॉबर। जॉबर का क्या अर्थ होता है? जॉबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था जो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें भरोसा दिलाता था कि हाँ, उन्हें काम मिलेगा और शहरों में उनके रहने की व्यवस्था करता था। कोई अगर मजबूरी आ गई या कोई दिक्कत आ गई तो उनको पैसे भी दिया करता था। एक तरह से देखा जाए तो जॉबर एक ताकतवर और मजबूत व्यक्तित्व बनकर उस समय सामने आया था। अगला टॉपिक है बच्चों, औद्योगिक विकास का अनूठापन। बच्चों, यूरोपीय उद्योगपति औद्योगिक उत्पादों में रुचि रखते थे। उनके उत्पाद भारत में बिक्री के लिए नहीं थे, बल्कि उनका मुख्य रूप से निर्यात किया जाता था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय उद्योगपतियों ने अपने उद्योग स्थापित करना शुरू कर दिया था। उन्होंने भारतीय बाज़ार में मैनचेस्टर से जो चीज़ें बनी थी उनसे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं की और एक तरीके से देखा जाए तो 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण बदलाव की चपेट में आ चुका था। भारतीय उद्योगपतियों ने सूती कपड़ा उत्पादन शुरू किया, जो 1900 से 1912 के मध्य दुगना हो गया था। उसी समय एक महत्वपूर्ण स्थिति ये हुई थी कि भारत में स्वदेशी आंदोलन भी अपने जोरों पर था। स्वदेशी आंदोलन के कारण राष्ट्रवादियों ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का फैसला किया था। औद्योगिक समूह अपने सामूहिक हितों की रक्षा के लिए संगठित हो गए। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने तथा अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू कर दिया था। 1912 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आई। चीनी बाज़ारों में चीन और जापान के मिलों के उत्पाद छा गए थे। फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे थे। 1900 से 1912 तक मैंने बताया था आपको कि सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था और इसके बाद से भारतीय बाज़ारों को समृद्ध देशी बाज़ार मिल गया। भारतीय कारखानों में भी उस समय चूँकि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और
उस युद्ध में सेना की आपूर्ति के लिए भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां बनने लगी थी। फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे थे। इसी युद्ध के दौरान भारत में नए नए कारखाने लगाए गए और मज़दूरों को काम पर रखा गया था। अगला टॉपिक है लघु उद्योगों की बहुतायत, यानी लघु उद्योगों की संख्या बढ़ने लगी थी। बड़े उद्योग मुख्य रूप से बंगाल और मुंबई में ही स्थित थे और अर्थव्यवस्था का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही बनाते थे। देश के बाकी हिस्सों में लघु स्तरीय उत्पादन का प्रबल होना जारी था। छोटे छोटे लघु उद्योग भी बन रहे थे। हस्तशिल्प उत्पादन ने 20वीं शताब्दी में एक नई तकनीक जिसे फ्लाई शटल कहा गया उसे अपना लिया था। इससे कामगारों की उत्पादन क्षमता बढ़ गई, इसमें उत्पादन भी तेज होने लगा और श्रम की मांग में कमी आ गई थी। अगला टॉपिक है बुनकरों की भूमिका। बच्चों, कुछ बुनकर ऐसे थे जो मोटे कपड़े बनाते थे और कुछ महीन कपड़े। सामान्य तौर पर मोटे कपड़ों का क्रय निम्न वर्ग के लोग किया करते थे और उसकी मांग में उतार चढ़ाव आता रहता था। उतार चढ़ाव आने का कारण था क्योंकि कभी खराब फसल पड़ी या अकाल पड़ा तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे या धन का अभाव होता था तो वो कपड़े नहीं खरीदा करते थे। अच्छी किस्म के कपड़े जो महीन कपड़े थे उनकी मांग उच्च वर्ग में ज़्यादा थी। मिल जो थे, जितने भी मिल स्थापित हुए थे कपड़ों के, वे विशेष प्रकार की बुनाई नहीं कर सकते थे। जैसे बुने हुए बॉर्डर वाली जो साड़ियाँ आती हैं या मद्रास की प्रसिद्ध लुंगी की जगह लेना मिलों के लिए आसान नहीं था। 20वीं सदी तक उत्पादन बढ़ता जा रहा था और श्रमिकों और दस्तकारों को फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन इसके लिए उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था और उस काम में उनका पूरा परिवार लगा रहता था। वस्तुओं के लिए बाजार। बच्चों, विज्ञापन, लेबलिंग और कैलेंडर का उपयोग किया करके ब्रिटिश और भारतीय उत्पादकों ने अपने उत्पाद को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया था। जैसे आजकल आप टीवी में देखते हैं, कोई भी सामान का खरीदने से पहले हम उसका एक बार ऐड ज़रूर देखते हैं, तो उस समय इस तरीके से उसका विज्ञापन किया जाता था। ये चित्र आपके सामने है, इसमें देखिए ग्राइप वाटर बेचने का दिया गया है और इसमें कृष्ण भगवान का चित्र बनाया गया है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं और होर्डिंग का उत्पादकों द्वारा अपने बाजार को विस्तार करने के उपयोग किया जाता था। औद्योगिक युग की शुरुआत ने विज्ञापन के एक नई उपभोक्ता संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी तरह ये दूसरा चित्र देखिए आप, ये सनलाइट साबुन का चित्र है और ये कैलेंडर पर बनाया गया है। अधिकांशतः लेबल पर भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर रहती थी और इन तस्वीरों के बहाने निर्माता यह दिखाने की कोशिश करते थे कि ईश्वर भी यही चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। देवताओं की तस्वीर के साथ ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राटों, नवाबों की तस्वीरें भी छापी जाती थी। जब भारतीय निर्माता ने विज्ञापन बनाए तो उनमें राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई देता था। उनका आशय था कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीज़ों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। यह विज्ञापन स्वदेशी के राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बन गए थे, क्योंकि उस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन अपनी तेज़ी पर था और स्वदेशी को महत्व दिया जा रहा था। सबसे आखिरी में बच्चों आता है निष्कर्ष। इसमें हम ये देखेंगे कि औद्योगिक युग में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए थे। फैक्ट्रियों का उदय हुआ था, नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आ गई थी, लघु स्तरीय उत्पादन और हाथ से निर्मित वस्तुओं का उत्पादन भी बढ़ रहा था। ये सभी कारण औद्योगिक भूदृश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा थे और देखा जाए बच्चों तो इस तरह से औद्योगिकरण का युग पूरा होता है। ये लेसन आज समाप्त हो गया। आप इसे ध्यान से देखिए और समझिए। मैं यही आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।